दोस्तों नमस्कार। हर बात पे कहता है तू कि तू क्या है। तुम ही बताओ ये आरज़ू गुफ्तगू क्या है। और रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। आंख ही से जब नट टपका तो फिर लहू क्या है। दोस्तों 80वें स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 80 साल का ये सफर कब पूरा हो गया हमें पता ही नहीं चला। 80 साल पहले यानी 1947 में जब भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब हमने आजादी की घोषणा की, तो आप देखिए कि 80 साल कब गुजर गए हमें पता ही नहीं चला। हमें ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात है। ठीक है, लेकिन आज 79 साल पूरे हो गए हैं, 80वां स्वतंत्रता दिवस है। और 80 साल की इस पूरी जर्नी में हमने क्या खोया, क्या पाया, इस सब चीज़ों से ऊपर है कि अब हम अपने देश को आगे और कैसे बेहतर बनाएंगे, कैसे इसको आगे ले जाएंगे। इन सब चीज़ों के ऊपर इस भार को सब लोगों को मिलकर उठाना है, क्योंकि हमने देखा है कि हर तरफ ऐतराज़ होता है। आज भारत जिस जगह भी जाता है, आप देखो, हक़ारत से इसलिए नहीं देख रहे हैं कि उनको कोई वो है, उन्हें इस चीज़ से भी तकलीफ़ है कि आज भारत कितनी रैपिडली अपने विकास को आगे बढ़ा रहा है, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के। ये हमारी व्यक्तिगत उन्नति का प्रतीक है और दुनिया से लड़कर हमें आगे निकलना है कि हर तरफ ऐतराज होता है जब मैं रोशनी में आता हूं। एक बाजू उखड़ गया है जब से, मैं और भी ज्यादा वजन उठाता हूं। ये वाला स्पिरिट इस देश के साथ आप लोगों को बनाकर रखना है। हमेशा जब मैं बात करता हूं अपने विद्यार्थियों से, ये कोशिश करता हूं कि केवल पढ़ लिख कर नौकरी पा लेना एक बात नहीं है। एक बेहतर नागरिक होकर इस देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन दे जाना, वो सही शहादत के लिए अपने आप को खाद बना लेना, इन नई नस्लों के लिए अपने आप को खाद बनाकर बिछाकर उन नई नस्लों का स्वागत करना है, ताकि कल के दिन वो जो नई नस्लें हैं उनमें बेहतर फल लग सकें, बेहतर वो बीजारोपण कर सकें। इस तरीके का हम लोगों को माइंडसेट बनाकर चलना है। 80 साल की इस पूरी जर्नी में हम लोगों ने जो कुछ भी खोया, जो भी गलतियां की, उनमें सुधार कर कर आज हम जिस जगह पे हैं उनको और बेहतर तरीके से हम कैसे आगे लेके चलें, इस बात के लिए हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना है। और आगे जितनी भी जगह हम जाएं, हमें ये कोशिश करना है कि 15 अगस्त कल है, लेकिन कल से हम क्या चीजें हैं जो बुराई हम पीछे छोड़ सकते हैं, और क्या है एक देश के नागरिक के तौर पर, इस नागरिक में देश में पहली इकाई आपसे शुरू होती है। और पहली इकाई पे ही अगर आप काम कर ले गए तो देश हमारा फिर अपने आप बेहतर हो जाएगा। हमारी सिविक सेंस बेहतर हों, हम बेहतर नागरिक बने, इस दुनिया में अपना बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन दें। हमें किसी की कंट्रोवर्सी से इतर होकर अपने आप को बार बार काम से साबित करना है, बार बार अपने हुनर से साबित करना है कि इंडिया का टैलेंट क्या है। जीरो की शुरुआत अगर हम कर सकते हैं तो दुनिया में हर चीज की शुरुआत हमसे होनी चाहिए। इस तरीके का माइंडसेट लेकर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हर रोज की भांति हम फिर आज आपसे मुखातिब हुए हैं और आज भी कुछ अच्छे टॉपिक्स आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको शुभकामनाएं दे दूं, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपसे इस विषय में भी बात कर लूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और आपको हर तरीके से, हर एक माइंडसेट से मैंने बोला कि आपका बौद्धिक विकास करना हमारा नैतिक दायित्व भी है। तो आप ये मान के चलिए कि हम हमारा पर्पस क्या है। नौकरी लेकर केवल पेट भरना, पेट भर के सो जाना और फिर नौकरी करना नहीं। हम कोशिश करें कि रोज कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो, रोज कुछ ऐसा करें ताकि जिससे देश को लाभ हो सके। देश को लाभ पहुंचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएं, किसी भी तरीके से काम करें, ये हमारी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। रोज हम अपने ड्यूटी के राइट के बारे में लड़ते हैं, लेकिन आज हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आज आपके राइट्स क्या हैं। आज मैं कहूंगा कि आर्टिकल 51 आपकी ड्यूटीज क्या हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। आपके राष्ट्रीय ध्वज, आपके राष्ट्रीय गान, आपके राष्ट्रीय गीतों का कोई अपमान नहीं करे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके स्तर पे कभी इसका अपमान ना हो पाए, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि अगर हम किसी तरीके से अपने आप को इस काबिल बना ले गए कि इस मिट्टी के थोड़े से काम आ गए, तो फिर दो गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ये मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। राहत भाई की ये लाइन जो है वो बिल्कुल सटीक है कि
2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, मेरी बपोती तो है, ये मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। और मुनव्वर राणा साहब का एक शेर याद आता है कि हमेशा अजब दुनिया है, तितली के परों को नोच लेती है। अजब दुनिया है, तितली के परों को नोच लेती है। अजब तितली है, पर नोचने पे भी रोया नहीं करती। और शहीदों की जमी है, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर होके भी बुजदिल कभी पैदा नहीं करती। ये बंजर होके भी बुजदिल कभी पैदा नहीं करती। तो इस तरीके का माइंडसेट उस मिट्टी से हैं हम, जहां हमने अच्छों अच्छों के दांत खट्टे कराए हैं। लोगों ने हमें भ्रमा, ये जो 300 साल 700 साल का इतिहास हमें बताया जाता है कि हम पे लोगों ने राज किया, ये हमारे कमजोरी की वजह से नहीं किया, हमारी अच्छाई की वजह से कर लिया शायद, क्योंकि हम अच्छे थे। हम नहीं जानते थे कि यार द्वेष क्या होता है, गंदी नीयत क्या होती है। वो सब चीजें हमारे समाज में व्याप्त ही नहीं थी। अतिथि देवो भव का मंत्र लेकर हम आगे बढ़ते थे। तो शायद वो लोग भी आए होंगे तो हमने उनको बढ़कर पानी पिलाया होगा, उनको खाना खिलाया होगा। और इस चीज को लेकर बहुत दिनों तक षड्यंत्रकारी शक्तियां हमारे ऊपर हावी रहीं, लेकिन हम उन षड्यंत्रकारी शक्तियों से, उन आशावाद अवसरवादी शक्तियों से लड़ते हुए आज हम निकल के आए हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि दुनिया के बाकी देश जो काम 100-100 साल 2-2 साल 250-250 साल की आज़ादी के बाद नहीं कर पाए, वो काम हम 80 साल के बाद कर चुके हैं और उसके आगे करने वाले हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से हमारी जीडीपी जो है वो परफॉर्म कर रही, इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है। तो ये सारे के सारे आंकड़े समझाने का समय नहीं है मेरे पास, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एक नागरिक और एक देश के तौर पर हमारी उपलब्धियां क्या हैं। लाल किले से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण होगा, सभी लोग उसको जरूर सुनना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का भाषण होगा, किसी पार्टी के प्रमुख का भाषण नहीं है। देश की आगे आने वाली नीतियां क्या हैं, आगे आने वाले कौन सी कार्य योजनाओं में देश में किस तरीके से आगे बढ़ेगा, लाल किले से इसका क्या होगा, सीधा प्रसारण है। तो आप लोग जरूर देखा करिए, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो भी था मैंने आपको बताया। आज के टॉपिक्स के बारे में भी हम बता देते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा जनगणना से रिलेटेड है। जनगणना का सेंसस जो है 2027 में होने वाला है, उससे रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं। तो आज कुछ विशेष चीजें जो हैं सरकार के द्वारा सामने रखी गई, उनमें क्या चीजें हैं कि 40 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से, जिसमें आपका वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ से हैं, फोन कौन से यूज करते हैं, किस तरीके से आपका, मतलब हर तरीके से आपको बहुत सारे सवाल, 40 तरह के सवालों का तो अभी आपके सामने पिटारा खुला है। बाकी आपके सामने और चीजें रखी जाएंगी। बात समझ में आई? तो इस तरीके की चीजें और भी आगे आएंगी। तो उसमें सबसे पहले जो हम आपको बताना चाहते हैं, जनगणना 2027 जो कि मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्या है, हाउस लिसनिंग एंड हाउस सेंसस के बारे में, एचएलओ के बारे में बताया जाएगा। दूसरे चरण में पॉपुलेशन, है ना, पीई के बारे में बताया जाएगा। इन्यूमरेशन, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन के बारे में होगा। और ये सामान्य क्षेत्र क्या होगा, 1 मार्च 2027 से, बर्फ से ढके क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से। और इसका सबसे पहला कौन सा है, तो ये सेंसस जो है वो 16वां सेंसस है। बात समझ में आ गई? कौन सा सेंसस है? 16वां सेंसस है। स्वतंत्रता दिवस के बाद 8वीं बार ये सेंसस हो रहा है। और आजादी के बाद पहली बार ऐसा है कि कास्ट सेंसस हो रहा है, ठीक है। आजादी के पहले भी हो चुका है। और कास्ट सेंसस में क्या है, सेंसस एक्ट 1948 के तहत ये हम क्या हैं, शक्तियां प्राप्त हैं कि हम जनगणना कराते हैं। बात समझ में आ गई? यूपीएससी से रिलेटेड फैक्ट यही है। ये 16वां सेंसस है। आजादी के बाद कौन सा है, 8वां सेंसस है। और हम कहां से ये शक्तियां प्राप्त करते हैं, क्यों किसी की डिटेल ले पा रहे हैं, तो सेंसस एक्ट 1948 से ये पूरी की पूरी पावर हमें मिलती है, सरकार को मिलती है। और इसका नोडल मंत्रालय है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को क्या करेगा, कार्यान्वयन करेगा, ठीक है। तो नोडल मंत्रालय थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो कई लोग कहते हैं कि साहब वो खुद अब चूंकि सेंसस के लिए कोई इस तरीके की बॉडी स्वायत्त बॉडी नहीं, वो मंत्रालय के अधीन काम करते हैं।
तो इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो मैंने बताया आपको, वो है होम मिनिस्ट्री। ठीक है, और देखो इसमें खर्च कितना आएगा, 11,718 करोड़ रुपया लगभग आएंगे। ठीक है, 34 लाख इन्यूमरेशन प्लस सुपरवाइजर इसमें काम करेंगे, 34 लाख से ज्यादा लोग काम करेंगे इसमें। ठीक है, तो मोटी मोटी चीजें जो हैं, लगभग 1.3 लाख एडिशनल फंक्शनरीज इसमें और इन्वॉल्व होंगी, जो कि इस पूरे के पूरे सिस्टम से जुड़ी रहेंगी। ठीक है, तो मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको सुनना है, समझना है। और इसके आगे देखो आपके क्या हो सकता है, तो हाउस लिसनिंग है, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन है, और रेफरेंसेस डाटा है। ठीक है, आगे चलो, 1931 में अंतिम व्यापक जाति गणना हुई थी। ऐतिहासिक तथ्य देख लेते हैं थोड़ा सा। SC/ST का सेंसस में डाटा संग्रहण जारी है। ठीक है, पहले से SC/ST का डाटा हम हर बार करते आए हैं, ध्यान रखना इस बात का। अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन फंसाए जाएंगे आपको, तो SC/ST का डाटा क्या करते हैं हम, सेंसस डाटा संग्रह जारी है जब से आजादी हुई, आजादी से पहले से। कुछ चीजें हैं जिसको हम जाति जनगणना क्यों कह रहे हैं इस बार, क्योंकि इस बार सब लोगों की जाति जनगणना होगी। ठीक है, उससे क्या क्या लाभ हैं, क्यों हो रही है, किस तरीके के प्रोविजन हैं, किस तरीके से लाभार्थी वर्ग उसमें से लाभान्वित होगा, है ना, रिजर्वेशन, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, सारी चीजें एक दूसरे से, वो सारी चीजें अभी देखेंगे अपन। केंद्र सरकार ने सेंसस 2027 में कास्ट इन्यूमरेशन को भी मंजूरी दे दी है, और प्री टेस्ट के रूप में रिहर्सल जारी हो चुकी है 2026 से। 2027 में व्यापक जातीय जनगणना होगी। ठीक है, ध्यान रखना। जनगणना में वास्तविक प्रश्न क्या है, तो वास्तविक प्रश्नों की संख्या है 10, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इसके बाद 120 जुलाई 2026 प्री टेस्ट हुआ था, 16 राज्यों में हुआ था और केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ था। ओपन कॉलम थे जिसमें जाति दर्ज थी, और फाइनेंस मेथोडोलॉजी का आधार बनाया गया था। ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए आप समझो, सामाजिक न्याय, आरक्षण नीति, लक्षित कल्याण योजनाएं, टारगेटेड जो बेनिफिशियरी वर्ग है वो भी हमें समझ में आता है। 2011 से जनगणना नहीं हुई है, और कास्ट सेंसस तो आजादी से पहले से ही नहीं हुई है। तो हमारे पास अगर पूरी की पूरी जनगणना है, कास्ट सेंसस है, जाति जनगणना है, तो हमें लाभार्थी वर्ग पता है, हमें यह भी पता है कि भाई किसको ज्यादा लाभ मिल रहा है, कौन सा वर्ग आज भी हाशिए पर है, कौन सा वर्ग उससे बाहर निकल चुका है। तो उसमें राजनीति से बेहतर है कि हमारे पास स्वच्छ आंकड़े हैं, और ये बहुत बड़े स्तर पर 11-12 हजार करोड़ लगा के गवर्नमेंट क्या करेगी, जनरेट करके पता लगाएगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई भी योजना हम चलाते हैं, आखिर हमारे पास कोई डाटा तो होना चाहिए। सेंट्रल डाटा के तौर पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। 2011 में हुआ था लास्ट बार। ठीक है, तो 2011 के बाद 26 हो गया, 15 साल बाद भी हमारे पास अभी क्या है, डाटा का अभाव है। 15 साल में परिस्थितियां कितनी बदल गई, सारी की सारी इकोनॉमी डिजिटल हो गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन हमारे पास आंकड़े ही नहीं है जनगणना के तौर पर। ठीक है, तो ये 2027 की जनगणना बहुत ज्यादा माइलस्टोन होगी। इससे बहुत सी चीजें निकल कर सामने आएंगी, और ये आधार होगा हर चीज का। जैसे ही आप देखो कि 2027 में जनगणना हो जाएगी, उसके बाद बहुत सी चीजों पे क्या होगी, डिबेट होगी इस देश में। आरक्षण, क्रीमी लेयर, हर चीज पे डिबेट होने वाली है। ठीक है, गरीबी, अमीरी, और अगले 5-10 सालों तक आप ये देखेंगे, संसद से लेकर सड़क तक हर जगह इस जनगणना की चर्चा बनी रहेगी। ठीक है, चुनौतियां क्या हैं, डाटा की शुद्धिकरण, जाति वर्गीकरण, सामाजिक, राजनीतिक और संवेदनशीलता को लेकर इसमें बहुत सारी चुनौतियां बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप देखोगे। अगली चीज क्या है इसमें, तो अगली चीज है कि इसमें 40 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ, इस तरीके की प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं। कोरोना 2020 में आया, उसके बाद वैक्सीनेशन कितने लोगों ने कराया, मोबाइल कितने लोग रखते हैं। ठीक है, पहचान संबंधी जानकारी में मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट नंबर, है ना, और जनसंख्या की जानकारी में जनसंख्या संबंधी विवरण जैसे SC/ST, कास्ट, जनरल, OBC, सबकी जानकारी मांगी गई है। पर्सनल में आपका आधार, मोबाइल नंबर सब मांग लिया गया है। फाइनेंस में देखो, बैंक अकाउंट, कुल संख्या कितनी है बैंक अकाउंटों की, ड्राइविंग लाइसेंस रखते हो कि नहीं रखते हो। ठीक है, कोविड-19 की वैक्सीनेशन से संबंधित प्रश्न हैं। और देखो आप, सेल्फ इन्यूमरेशन, स्वगणना की सुविधा भी है, डिजिटल डाटा कलेक्शन की भी सुविधा है,
16 भाषाओं में, सुविधा भारतीय भाषाओं में ये उपलब्ध है। ठीक है, 22 भाषाएं जनरली संविधान में हैं, लिस्टेड हैं 8वीं सूची में, लेकिन यहाँ पर 16 भाषाओं में ये सुविधा क्या है आपको, चूंकि कई क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, जैसे बुंदेली हो गई आपके, वहां पे चले जाओ भोजपुरी हो गई, लेकिन कई लोग हिंदी में समझ जाते हैं, तो हिंदी भी वहां पर एक भाषा है, तो वहां पर क्या है 22 की जगह 16 भाषाओं को इसमें समाहित किया गया है। बहुत बड़ी बात है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह से आपको देखने को मिलेगा, वहां की स्थानीय भाषाओं में भी इसको जनगणना इस बार होने वाली है। 16 भाषाओं की सुविधा उपलब्ध होगी इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, तेज डाटा संग्रहण, बेहतर डेटा प्रबंधन और डिजिटल रिकॉर्डिंग, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, सारी चीजें आपके सामने रहेंगी। अब इसमें देखो चिंताएं क्या हैं, डाटा प्राइवेसी की है, गोपनीयता की चिंताएं हैं। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी की दिक्कत है। पता चला ये डाटा की अगर हमारे जो नेटवर्क हैं या हमारे जो डाटा संग्रहण हैं वहां पर अगर किसी ने सिक्योरिटी ब्रीच कर दी तो हमारा डाटा सारा का सारा क्या हो जाएगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो वो भी एक चुनौती है, साइबर अटैक की बहुत बड़ी चुनौती है, जो मैं मानता हूँ मेजर चुनौती यही आने वाली है। इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़े स्तर पर काम करना पड़ेगा, बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। डिजिटल डिवाइडेड डिजिटल विभाजन की भी सब वो है, इसमें चुनौती है। संवेदनशील व्यक्ति का जानकारी का संग्रहण है। अब देखो आप, कई लोग इस डाटा सेंसस में क्या होगा, सबकी जानकारी है आपके पास, ब्यूरोक्रेसी से लेकर हर तरह की। ठीक है, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लोग उसको टारगेट कर सकते हैं, उसकी निजी जिंदगी में दखल दे सकते हैं। ठीक है, आखिर साइबर अपराधियों तो यही काम है। ठीक है, कितना भी आप वो देख लो तो उसमें एक वो बात तो रहेगी। पॉपुलेशन डाटा है, जाति जनगणना, डिजिटल इन्यूमरेशन और आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज वगैरह, इस सारी की सारी चीजें काय में हैं आपके, इसमें हैं, समाहित हैं। अगली चीज देखो, अगली चीज इस देखिए आप समय सारणी में कि ये स्नो बाउंड एरिया से शुरू होकर फरवरी से देशव्यापी पॉपुलेशन क्रिएशन की ओर बढ़ेगी। आप देखो देश में कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, कितने सारे मतलब आप देखो कहीं बर्फ गिरती है हमारे यहाँ, कहाँ कहीं पानी बरसता है, कहीं सूखा है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है। तो देश हमारा कई विविधताओं से भरा हुआ है। तो यहाँ पर जहाँ पर बर्फबारी हो रही है वहां कब किया जाएगा, तो मैंने बताया आपको। ठीक है, कहीं पर समतल है तो कब किया जाएगा, तो वो सारी की सारी चीजें हैं। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 हाउस लिसनिंग एंड सेल्फ इन्यूमरेशन राज्यों की यूटीज द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार है। प्री टेस्ट पहले ही चालू हो गया है। ठीक है, स्नो बाउंडेशन के क्षेत्र में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का प्रारंभ हो चुका है, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड में स्नो बाउंड स्नो इन्यूमरेशन एरिया जो है हमारा, वहां पर चीजें अलग तरीके से होंगी। ठीक है, 1 अक्टूबर 2026 से चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगले साल होगा हमारे यहाँ, और 1 मार्च 2027 देश के विशेष भागों में चालू हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे मैंने आपको बताया कि ये सारी की सारी चीजें हैं, चुनौतियां हैं, हमारे साथ चिंताएं भी बहुत ज्यादा हैं। अब इसकी आपको समझना पड़ेगा कि इसका महत्व क्या है। तो सामाजिक न्याय, इसके द्वारा सामाजिक न्याय मिलेगा। जो व्यक्ति गरीब है तो वो गरीब है, पता लगाना पड़ेगा कितने सालों से है। कई लोग फालतू में उसका मतलब हक खा रहे हैं। तो देश की में टारगेटेड चीजें बहुत हो जाएंगी। ठीक है, सामाजिक न्याय, कास्ट डाटा हमारे पास रहेगा, वंचित समूहों की बेहतर पहचान हो सकती है। ठीक है, फिर कोई ये नहीं कह सकता कि हम इतने हैं, हमें इतना आरक्षण दे दो। आपका दिख रहा है, आपकी जनगणना का डाटा सामने है, आपका कौन सा वर्ग कमजोर है, कौन सा सही है, उसमें देख लिया जाएगा। ठीक है, टारगेटेड वेलफेयर हो जाएगा, जो जरूरतमंद है, जरूरतमंद तक सीधी क्या पहुंच जाएगी, डीबीटी वगैरह सब कुछ है ही हमारे पास। सरकार उस हिसाब से पॉलिसियां बनाएंगी। ठीक है, तो देश का ओवरऑल विकास होगा। आरक्षण नीति, विश्वसनीयता, सामाजिक जनसांख्यिकी का डेटा है हमारे पास, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बन जाएंगी। गवर्नेंस में देखो क्या चेंज आ जाएगा, अपडेटेड पॉपुलेशन डाटा हो जाएगा, बेटर प्लानिंग हो जाएगी, और रिसोर्सेस का क्या हो जाएगा, एलोकेशन हो जाएगा, री एलोकेशन हो जाएगा। जो हमारे रिसोर्सेस कहीं जा रहे हैं, कहीं अगर रोकने पड़े तो रोक जाएंगे, कहीं बढ़ाना पड़े तो बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस में देखो आप, डिजिटल सेंसस, फास्टर डाटा प्रोसेसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हमारे पास डिजिटल क्या हो रही है इस बार डिजिटल सेंसस की व्यवस्था है।
तो सारा का सारा डाटा एक क्लिक पे आपके सामने उपलब्ध है, आपको लाइव दिखेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी के साथ ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी जैसी बढ़ी तो सारी की सारी दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने है, उसमें आपको कोई बरगला नहीं सकता, कोई आपको धोखे में नहीं रख सकता है। बात समझ में आ गई। अब इसकी चुनौतियां देखो, डाटा प्राइवेसी की हमने कहा, आधार, बैंक स्टेटमेंट सब कुछ आपका लगा हुआ है, आपकी नौकरी कौन सी है इसकी भी जानकारी आप दे रहे हो, सारी की सारी चीजें आपकी क्या हैं, ऑनलाइन उपलब्ध हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि डिजिटल डाटा सुरक्षा की भी बड़ी चिंता है, जिसमें साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं हम, साइबर अटैक की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें एक बड़ी चुनौती ये भी है। अगर हमारा सारा सेंसस क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ डाटा हमारा ऑनलाइन है, सारी जानकारी आपको देनी है, 40 तरह के प्रश्न हैं जिनकी जानकारी मैंडेटरी आपको देनी पड़ेगी, और सारी की सारी जानकारी जब देनी पड़ेगी तो वो सब के सब आपके सामने रखे हुए हैं, और सारे के सारे रखे हुए हैं, तो कंप्रोमाइज होने का पूरा चांस है कि आपका डाटा क्या हो जाए, कंप्रोमाइज हो जाए। उसकी व्यवस्था की भी चुनौती है। डिजिटल डिवाइडेड, तकनीक पहुंच में असमानता कई जगह है, कई जगह अच्छा नेट है, कई जगह नहीं है, कई जगह बेहतर चीजें चल रही हैं, कई जगह नहीं है, तो जो चीज दिल्ली में है हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में उतना अच्छे से ना हो। ठीक है, तो वो भी एक चुनौती है। कास्ट क्लासिफिकेशन, जाति नामों वर्गीकरण में जटिलता बहुत है, कई बार 100 जातियां एक साथ ओबीसी में हैं, पता चला एससी में भी है, तो वो आप देखो कि कास्ट सेंसस में जातीय जनगणनाओं को बहुत ज्यादा वो मिला हुआ है। ठीक है, तो अब इसका किस तरीके से वो करें, विभेदीकरण करें, उसकी बड़ी चुनौती है। ठीक है, अब देखो इसमें नीतिगत और राजनीतिगत प्रभाव क्या होंगे। कास्ट डाटा, सोशल कंपोजिशन की बेहतर तस्वीर, रिजर्वेशन डिबेट पे बहुत ज़्यादा बात करेंगे, वेलफेयर पॉलिसी पर बात होगी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पे बात होगी, पॉपुलेशन के डाटा पे बात होगी, डिलिमिटेशन, रिप्रेजेंटेशन डिबेट भी बढ़ेगी, जो मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि जो डिलिमिटेशन बिल इस बार अटका हुआ है वो बाई फॉल्ट अटक गया है। स्थितियां ऐसी बनी कि क्या हुआ, हमारी संसद चल ही नहीं पाई, वरना ये जो गवर्नमेंट की बड़ी पॉलिसी है, बड़ा चीज लेके घूम रहे हैं गवर्नमेंट वाले, डिलिमिटेशन के बाद कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस के बाद जो अगला पहल हमने बताया था कि ये ट्रेन कहाँ रुकने वाली है, वन नेशन वन इलेक्शन पे, ये पूरी की पूरी लब्बो लुआब रुकने वाला है। बात समझ में आ गई आपके। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो इस पूरी जाति जनगणना के बाद आपके सामने होंगी, अगली तस्वीर यही होने वाली है। ठीक है, आरक्षण पे बहुत तेज बहस बढ़ जाएगी इस देश में। आप देखिए कि वेलफेयर स्कीम पे बहुत तेज बहस बढ़ जाएगी। आप देखिए कि आप इस देश में बहुत सी चीजों पर, पॉलिसीज पर बात बढ़ेगी, हैं, रिप्रेजेंटेशन पे बात बढ़ जाएगी, और 2027 की जो जनगणना है दोस्त, वो मान लो कि जैसे आजादी के बाद मामला सेट हुआ था ना, वैसे ही बेंचमार्क साबित होगा 2027 के बाद इस देश में। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आप अवेयर होकर अपने आंख और कान खोलकर आगे बढ़ेंगे और अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे हमारे साथ। ठीक है, प्राइवेसी बाय डिजाइन, स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है, और स्टैंडर्ड कास्ट कोऑर्डिनेशन, डिजिटल और असिस्टेंट इन्यूमरेशन, और ट्रांसपेरेंट डाटा गवर्नेंस की सारी व्यवस्थाएं हमें करना है। अब देखो, आप क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन कई तरह के बनेंगे, अभी से बनेंगे, इस साल जो लोग देने वाले हैं उनके साथ मैं बता दूं, आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे। मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे, वो आपको देखना है। सबसे पहले तो अगर मेंस में जाएं तो मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको कि सेंसस 2027 में व्यापक जाति जनगणना सामाजिक न्याय एवं साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, किंतु इसके साथ डेटा गोपनीयता और सामाजिक राजनीतिक चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। चर्चा कीजिए। एक तो डेटा कंप्रोमाइज का डर है, दूसरी बात सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। अब रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, वहां बहुत झगड़ा होने वाला है, हाय अल्लाह तौबा मचने वाला है इस देश में, है ना। तभी तो गवर्नमेंट कह रही 50% आ जान दो महिलाओं के लिए आरक्षण, गवर्नमेंट को आरक्षण दे दिया हमने। इस देश में इतना आरक्षण बटेगा, इतना आरक्षण बटेगा कि जो लोग रियल में इसके वो होंगे, वो खुद कह देंगे यार रहने दो, अब हमें आरक्षण, हमें ही नहीं चाहिए, है ना। कि फिर नया इतिहास देखो, ये कुर्सियां कहने लगी हैं, बंदरों की चटो भाषा ये बिल्लियां पढ़ने लगी हैं, ये हिंदू वो मुस्लिम वो सिख वो ईसाई
वो ओबीसी, वो एससी, हिंदुस्तानी कोई नहीं रहा दोस्तों। आदमी कम हो रहे हैं, जातियाँ बढ़ने लगी हैं, ठीक है? तो ये जाति जनगणना और जातियों का खेल इस देश में इस स्तर पर चलेगा, युद्ध स्तर पर चलेगा अभी। और एक दिन वो आएगा कि हम इतनी कैंचियाँ मार लेंगे खुद में कि ब्लीडिंग होते-होते हम खुद ही मर जाएँगे। इस देश की अगर रक्षा चाहते हैं आप लोग, बिल्कुल सुरक्षा चाहते हैं, तो इन चीज़ों से ऊपर उठकर इस देश को आगे बढ़ाइए दोस्त। ये पार्थ आपके लिए भी सही है, इस देश के लिए भी सही। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जातीय जनगणना को लेकर 40 सवाल कौन-कौन से हैं, किस तरीके के सवाल पूछने वाले हैं, वो क्यों ज़रूरी हैं, इससे क्या-क्या चीज़ें निकल के आएँगी, वो देश के लिए आगे किस तरीके से क्या रख रही हैं, आधारशिला रख रही हैं। अगले 50 साल की आधारशिला 2027 की जातीय जनगणना रखने वाली है। बात समझ में आ गई? तो ये आपको देखना पड़ेगा और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं चीज़ें, तो आप लोग इससे बच नहीं सकते हो। ठीक है? तो आज जो भी था मैंने आपको बताया, कल फिर इसी समय मिलते हैं। थैंक यू।